कल मैंने तुम्हारे को, इससे पहले जो लास्ट क्लास थी वहां मैंने क्या करवाया था तुम्हारे को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की 1.5 एक्टिविटी और 1.6 एक्टिविटी कंप्लीट करवा दी, जिसके आज क्वेश्चन भी हो गए हैं थोड़े बहुत, तो तुम्हारे को चीजें थोड़ी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बार बार रिपीट होगी ना बेटा, तो हर बार क्लियर होती चली जाएगी। केमिस्ट्री तो इतनी बार रिपीट हो जाएगी, चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब हम कहाँ आगे हमारी इससे अगली एक्टिविटी देखते हैं। ये रही हमारी नेक्स्ट। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। ये लेड नाइट्रेट वाली तो होगी ना, ये एक्टिविटी भी वही बहुत ज़्यादा काम की एक्टिविटी है 1.7, इसे ध्यान से देखिए। 1.7 एक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के डिकम्पोज करते हैं ना किसी कंपाउंड को, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। ठीक है, जैसे उनमें हम पहले वाले में क्या करवा रहे थे, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट हम खुद प्रोवाइड करके गर्म करके उनको तब वो कर रहे थे, डिकम्पोज करने लग रहे थे, समझ गए। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, इसमें हम डिकम्पोज कर रहे हैं H2O को। अब H2O किससे बना हुआ है तुमने देख सोचो थोड़ा बहुत। H2O का फॉर्मूला क्या है? H2O का फॉर्मूला है, अरे सॉरी, वाटर का फॉर्मूला। H2O का फॉर्मूला तो H2O ही होता है। H2O किस किस एलिमेंट से बना हुआ है वानी? ये बेटा किस किस एलिमेंट से बना हुआ है H2O? ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। अगर हम इसको डिकम्पोज करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, तो इसमें से क्या निकल के आएगा बात? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सीधी सी बात है, ये मिलके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो इसके टुकड़े करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग निकल जाए। ठीक है, जो हमारी जो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी जाती है ना, वो ऐसे ही होता है, ऑक्सीजन ऐसे ही निकलती है। अच्छा, और दूसरा है ना, सॉरी नहीं, वो ऑक्सीजन तो लिक्विफाई करते हैं हमारी एयर वाली ऑक्सीजन, उससे होती है। ये जो हाइड्रोजन कार नहीं बनने लग रही है आजकल, हाइड्रोजन कार, उसमें जो हाइड्रोजन यूज करते हैं ना, वो हाइड्रोजन ऐसे निकलती है हाइड्रोजन, बिकॉज ऑक्सीजन तो सीधी एटमॉस्फेयर से ही क्या करते हैं, वो लिक्विफाई करते हैं। लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैसेस का पिछले साल एक मेथड था ना हमारा, इंक्रीज द प्रेशर डिक्रीज द टेम्परेचर वाला, याद हो तुम्हारे को, है ना? पिछले लास्ट ईयर था, लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैसेस का फॉर्म, वो मेथड था, तरीका, जिसमें हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो गैसेस जो है ना वो क्या हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, और ऑक्सीजन की डेंसिटी अलग होती है अदर गैसेस से, तो ऑक्सीजन को अलग निकाल देते हैं। बट हाइड्रोजन अलग चाहिए, तो हमारे को कैसे करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे H2O को, वहां से हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा। अब ये हो कैसे रहा है, देखो ये हमारा एक पूरा इस एक्टिविटी का सिस्टम जो बना हुआ है वो पूरा ये है। ठीक है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी के एक टर्मिनल से एक रॉड जोड़ रखी है और दूसरे टर्मिनल से दूसरी जोड़ रखी है। ठीक है, ये जो ब्लैक सी है ना, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रो रॉड्स, ग्रेफाइट रॉड्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रॉड। ये इलेक्ट्रो रॉड जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है वो कौन सी है, एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है वो कौन सी है, कैथोड। याद रखना, एनोड में ए यूज हो रखा है तो एड, ठीक है ना, तो थोड़ा वहीं से तुम्हारे को दिमाग में याद सा आ जाएगा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ती है वो कौन सी होती है, पॉजिटिव के साथ जुड़ती है वो एनोड होती है, और नेगेटिव के साथ जुड़ती है वो कैथोड होती है। एक तुम थोड़ा सा 9th में जाना और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैलेंसी के बारे में सोचो। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या थी, प्लस माइनस में सोचो, माइनस। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या थी, -2, और हाइड्रोजन का कुछ फिक्स नहीं था, क्योंकि वो एक गेन लूज दोनों काम कर सकता है हमारे हिसाब से, अब तक जितना पढ़ा हमने। तो वो हाइड्रोजन को हम यहाँ पर क्या मानेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रो नेगेटिव। और थोड़ा सा हमने मैग्नेट के बारे में या मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, तो हमने ये सुना है कि डिफरेंट चार्ज जो होते हैं ना, ये डिफरेंट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर भी बात ये है कि डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को।
पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव को। और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव। और हमारे को यहाँ क्लियरली पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से नेगेटिव चार्ज कौन सा है? ऑक्सीजन। और पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? हाइड्रोजन। तो अब तुम्हारे को क्लियरली पता होगा कि ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा? पॉजिटिव वाले पे। पॉजिटिव कौन सा है? एनोड। और जो कैथोड पे जाएगी कौन सी? नेगेटिव वाला चार्ज। और नेगेटिव कौन सा है यहाँ पर? हाइड्रोजन। सॉरी, नेगेटिव ऑक्सीजन है और पॉजिटिव हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा। तो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड और नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड। तो नेगेटिव पे जाएगा हाइड्रोजन, और मतलब कैथोड पे जाएगा हाइड्रोजन और एनोड पे जाएगा ऑक्सीजन। ये बात तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर है। इस एक्टिविटी से ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से टर्मिनल पे ऑक्सीजन कलेक्ट होगी और कौन से टर्मिनल पे या कौन सी इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन और कौन सी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन कलेक्ट होगी। ये बात तुम्हारे को रट्टा नहीं मारना है, समझना है, दिमाग में समझना कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ी हुई है ना, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। और वैलेंसी से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पता लग जाएगा। ऑक्सीजन हमारे को पता है -2 वैलेंसी है, तो नेगेटिव चार्ज है, और किस तरफ अट्रैक्ट होगा? वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव है हमारा एनोड, तो एनोड पे जाएगी ऑक्सीजन। ये इस तरह से करने से ना तुम्हारा अगर कंपाउंड बदल भी दिया जाएगा ना बेटा, तो तुम गड़बड़ नहीं करोगे। जैसे NaCl में से करवा दे हम, NaCl को डिकम्पोज करने लगे भाई, क्लोरीन अलग और सोडियम अलग, तो हमारे को क्लियरली पता है कि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि उसकी वैलेंसी 1+ है, और क्लोरीन की वैलेंसी है 1-। तो क्लोरीन क्या है? नेगेटिव। तो क्लोरीन कौन सी इलेक्ट्रोड पे जाएगा? एनोड पे। और सोडियम कौन से पे जाओगा? कैथोड पे। तो अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को समझोगे ना, तो तुम्हारे को ये ढूंढने में कि कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बेसिक तुम्हारा कंपाउंड चेंज कर दो। अब H2O को हमने देखा तो ऑक्सीजन यहाँ चली गई, देखो किस पे? एनोड पे। और हाइड्रोजन किस पे चली गई? कैथोड पे। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, जो इसमें खाली जगह है ना, वो गैस, ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रोड पे तो कम है खाली जगह, है ना, और एक पे ज्यादा है। ध्यान से देखो अपने डायग्राम में, जो कैथोड है उसमें खाली जगह ज्यादा है ना, खाली स्पेस ज्यादा है। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है, और ऑक्सीजन क्या है? कम है। और लगभग है ना आधी है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगभग क्या है? डबल है। ऐसा क्यों है? ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस कलेक्ट हुई है इलेक्ट्रोड्स पे, वन गैस इज डबल देन द अदर, द गैस नेम इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज डबल देन द ऑक्सीजन। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है व्हाई इट इज डबल। इसका आंसर है इसके फॉर्मूले में। इसके फॉर्मूले में ध्यान से देखोगे तो क्या है? H2O। हाइड्रोजन का हर एक मॉलिक्यूल में, वाटर के हर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं? 2। और ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो सीधा सा ही दिख रहा है, हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या होगी? डबल होगी देन ऑक्सीजन। समझ में आई ना? ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। कहीं तुम्हारे को ना, तुम्हारी बुक्स में एनसीईआरटी वगैरह में इतनी छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं दी जाती, बट है ना, क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड ऐसे ही आते हैं। तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे, वहां पर भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्टिविटी बेस्ड। बहुत आसान है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी रट्टे मारने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ समझने की जरूरत होती है। उसके बाद तुम भूलोगे भी नहीं। मेरे ख्याल से जिस बच्चे ने ये समझा है ना कि हाइड्रोजन डबल क्यों होती है ऑक्सीजन से, वो अगली बार भूलेगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है फॉर्मूले में H2O है ना। तो इसीलिए हाइड्रोजन क्या होगी? डबल होगी ऑक्सीजन से। समझ में आई ना बात बेटा? कल कुछ होगा, ध्यान रखना, भूलना मत। ये हमारी एक्टिविटी थी 1.7। समझ गए? एक्टिविटी 1.7 में और कुछ भी नहीं है, यही है सेम टू सेम बातें। हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी। और एक चीज और, यही इसके यहाँ देखो, एक चीज में यहाँ लिखा हुआ है, फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। इलेक्ट्रोड्स डूब जाएंगे। उसके बाद ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। यहां पर ये क्वेश्चन बनता है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने की क्या जरूरत थी भाई? है किसी के पास इसका आंसर?
इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ये वाटर हमारे पास जो है पहले, ये कैसा वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, और डिस्टिल्ड वाटर से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है ना, या तो हमारे को थोड़ा सा एसिड डालना पड़ेगा, या थोड़ा सा बेस डालना पड़ेगा, या थोड़ा सा नमक डालना पड़ेगा, कॉमन सॉल्ट। हमारे को इस वाटर में आयंस क्रिएट करने हैं, और लिक्विड में से तब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है जब उसके अंदर फ्री आयंस होते हैं। हाँ, टैप वाटर नहीं ले सकते? टैप वाटर ले सकते हैं। टैप वाटर में भी एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स और आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, समझ गए, और भी बहुत सारी तरह के आयंस होते हैं, तो इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। पर डिस्टिल्ड वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। जो हमारी बैटरी होती है ना, बैटरी, उसके अंदर है ना डिस्टिल्ड वाटर डलता है हमेशा, क्योंकि बैटरी के अंदर पानी का काम होता है उसके सेल्स को ठंडा रखना, बस कूल करना, इसीलिए उसके अंदर पानी होता है। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए पानी नहीं होता, क्योंकि एक लिक्विड में एक ये खास बात होती है कि लिक्विड में से जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, तो वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम जो अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं ना, वो हमेशा सॉलिड के थ्रू लाते हैं। मेटल की वायर यूज होती है ना, मेटल की वायर इसलिए यूज होती है क्योंकि मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं ना, तो कोई केमिकल चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वायर जो है ना वो डिकम्पोज हो गई है। बट लिक्विड में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वहां कोई केमिकल चेंज हो जाता है, और वो जिस भी सब्सटेंस में से पास होगी उसको क्या कर देगी, डिकम्पोज कर देगी। तो वाटर में से जैसे पास होगी तो वाटर को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देगी, इसीलिए हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहे। अब इससे अगली एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.8, टेक 2 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन ए चाइना डिश। अब यहाँ पर है ना, इसने ले लिया दो चीजें, एक सोडियम क्लोराइड और एक ले लिया इसने सिल्वर क्लोराइड AgCl, और एक ले लिया इसने सिल्वर ब्रोमाइड। ये दोनों है ना जो सब्सटेंस सिल्वर के सॉल्ट है, सिल्वर सॉल्ट है। इनको डिकम्पोज करवाएंगे तो क्या क्या निकलेगा, वैसे तुम्हारे को क्लियरली पता होना चाहिए कि जब AgCl किस किस से मिलके बना हुआ है, सिल्वर से और क्लोरीन से, तो डिकम्पोज करेंगे तो क्या निकलेगा, सिल्वर निकलेगा और क्लोरीन गैस निकलेगी, है ना। तो जब ये डिकम्पोज होता है किससे, सनलाइट, सन की हीट से ये डिकम्पोज हो जाता है। इसको उठा करके इसके पाउडर को ना सन के उसमें रख दिया चाइना डिश में, तो क्या हो जाएगी, क्लोरीन जो है वो क्या उड़ जाएगी, और प्योर सिल्वर हमारा यहाँ पर बच जाएगा। तो इसमें क्या है, Ag+Cl2, और है ना यहाँ क्या लिखेंगे, सनलाइट, क्योंकि कंडीशन हमें हमेशा एरो के ऊपर लिखनी होती है। जैसे इसमें से H2O में से H2O को जब डिकम्पोज करा था H2+O2, बट यहाँ पर इसके ऊपर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक, समझ गए, क्योंकि ये कैसे डिकम्पोज हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज हुआ है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो नहीं होगा। ये कंडीशन हमेशा हमें एरो पे लिखनी होती है। यहाँ पर एरो के ऊपर क्या लिखना होगा हमारे को, सनलाइट, और ये हो जाएगा Ag प्लस ब्रोमीन गैस Br2, इनको बैलेंस कर देंगे। अब यहाँ पर इस एक्टिविटी में से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। AgCl और AgBr के बारे में हमें एक बात का पता चल गया कि ये लाइट से क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, इसीलिए इनको ना डार्क कलर की बोतल में स्टोर करा जाता है। क्योंकि अगर इनको हमने ट्रांसपेरेंट बोतल में अगर स्टोर कर दिया ना, गलती से इसके ऊपर धूप या किसी तरह की बहुत ही ज्यादा तेज लाइट आ गई ना, तो डिकम्पोज हो जाएगा, और बोतल में क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस रिलीज होने लग जाएगी, और वो बोतल फट सकती है। तो इसीलिए सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क कलर की बोतल्स में स्टोर करा जाता है। एक और बात, इसकी एक एप्लीकेशन देखो, ये लिखा हुआ है बिल्कुल हमारा इसमें, ये रिएक्शन तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, है ना। देखो भाई, ये रहा, द अबो रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। समझ गए, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आता है। गिव ए कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का कॉमर्शियल एप्लीकेशन, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल, मतलब जहां हम इसको कहीं पर यूज करते हैं ना बिजनेस पर्पज के लिए,
तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं ये दोनों रिएक्शन, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्वेश्चन याद रखना, इसको बेशक हाईलाइट कर लो इस वाली लाइन को। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन? सनलाइट एनर्जी, हमारे को क्लियरली पता लग रहा है, ठीक है ना। वी हैव सीन that the decomposition reaction required energy either in the form of heat, light and electricity। हमने देखा हम एनर्जी किस किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, या तो हीट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, या सनलाइट की फॉर्म में, ठीक है। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन तीनों ही रिएक्शन में एनर्जी क्या होने लग रही है, अब्सॉर्ब होने लग रही है, इसीलिए ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए? थोड़ा सा तुम्हारे को चीजें नोटिस हो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज्यादातर सभी को क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, और डीकंपोजिशन रिएक्शन ज्यादातर क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक होते हैं, ठीक है। डीकंपोजिशन, एंडोथर्मिक, ये हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब हम इसके बाद आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ना तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है। इस रिएक्शन से पहले तुम्हारे को एक है ना रिएक्टिविटी सीरीज बिल्कुल क्लियर याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज, देखो उस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं बताता हूँ तुम्हारे को। 2-4 बार करोगे ना तो याद हो जाएगा। क्या है वो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्योंकि होंगे आगे और पंडित। ठीक है, ये बेटा ट्रिक है, क्योंकि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना ये बार बार आती रहेगी, बार बार आती रहेगी, हर एक चैप्टर में आएगी। इनमें से कोई भी मिस्टेक करना बहुत बड़ी भूल हो जाएगी हमारे लिए। छोटी सी ट्रिक है, फटाक से याद हो जाएगी। तुम्हारे से पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम और कैल्शियम में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तुम वैसे नहीं बता पाओगे, वैसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। Zn, हाँ, जिंक। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। हाइड्रोजन जो है ना ये कोई मेटल नहीं है, बट हाइड्रोजन हमने इसीलिए डाला हुआ है कि ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फास्फोरस, सन, ये फेरस और लेड। ठीक है, लेड होता है पीपी। फिर भाई कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, क्योंकि होंगे आगे और पंडित। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, मैं तुम्हारे को अभी समझा देता हूँ बेटा, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल, कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल जब अपने लो रिएक्टिव मेटल के आयन को डिस्प्लेस कर देता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आयन क्या है, आयन तुमने पहले जितने भी फॉर्मूले बनाने में यूज कर रखे हैं, याद हो तुम्हारे को, पॉलीएटॉमिक आयन पढ़े थे हमने, है ना। OH, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सब क्या है, आयन्स है। इवन ऑक्साइड भी आयन्स होता है, क्लोराइड भी आयन्स होता है, समझ गए। जैसे सल्फेट का ही ले लो, अब हमारा मान लो कॉपर के पास सल्फेट है, इसीलिए हम फॉर्मूले क्या, कॉपर के पास सल्फेट होगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, CuSO4 हो जाएगा, है ना। अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं इसके हाई रिएक्टिव से, इससे हाई रिएक्टिव कौन सा है, मान लो फेरस है, तो क्या हो जाएगा, फेरस बिकॉज स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, समझ गए ना। फेरस ध्यान रखना, और स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि वो रिएक्टिविटी टेबल में इससे ऊपर है। जो जितना ऊपर होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और जो जितना नीचे होगा उतना ही ज्यादा वीक, क्योंकि फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस इट्स आयन। इसका आयन कौन सा है कॉपर के पास, सल्फेट, तो क्या करेगा, कॉपर को लगाएगा एक चाटा और इससे क्या ले लेगा, इसका सल्फेट ले लेगा, FeSO4,
और फिर हमारा कॉपर क्या करेगा, कुछ नहीं, बेचारा रोता हुआ जाएगा और साइड में बैठ जाएगा करके। ये आना कॉपर, ठीक है। पेरिस ने क्या कर दिया, कॉपर का सल्फेट उससे छीन लिया, क्यों, क्योंकि वो उससे ज्यादा रिएक्टिव था। पर अगर मान लो हमारे पास था कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट का हमने रिएक्टर करवा दिया किससे, सिल्वर से। अब बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, अब क्योंकि कॉपर तो वो पहले ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सिल्वर क्या है, वीक। अब सिल्वर जाएगा इससे इसका सल्फेट लेने और क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, लात खा के वापस आ जाएगा और कॉपर के पास उसका सल्फेट ऐसा ही रहेगा और सिल्वर अपना पिट पिटा के साइड में फिर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन टेक, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। समझ में आ गई बात। हमेशा हाई रिएक्टिव ही लो रिएक्टिव मेटल को, सोल्ट को डिस्प्लेस के आयन को डिस्प्लेस कर सकता है। ये सल्फेट की जगह पे कोई भी आयन हो सकता है, यहाँ पर कार्बोनेट भी हो सकता है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, यहाँ पर नाइट्रेट भी हो सकता है, फॉस्फेट भी हो सकता है, सल्फाइट भी हो सकता है, जितने भी आयन हमने पढ़े हुए हैं, क्लोराइड भी हो सकता है, ऑक्साइड भी हो सकता है, समझ गए। हाँ, कोई भी आयन हो, किसी भी मेटल के पास कोई भी आयन होता है तो उसका हाई रिएक्टिव उसके उस आयन से उससे को डिस्प्लेस कर लेता है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इतना आसान सा रिएक्शन है, मेरे ख्याल से इसको समझने में तुम्हें दिक्कत नहीं आई होगी, है ना, क्योंकि ये है ना 8th क्लास में पहले भी आ रखा है, पर तुम बहुत ज्यादा गजनी बालक हो, भूल गए होगे, मेरे को पक्का पता है ना। अब समझ में आया भाई तुम्हारे को। अब मेरे ख्याल से ना देखो, अब है ना, देखो बेटा, इसका ये वाला क्वेश्चन जो ब्लू पैचेस क्वेश्चन है ना, मेरे ख्याल से इसमें कुछ खास चीज है नहीं, जो तुमने कर ही रखा होगा पहले, हो गया होगा। देखो, क्योंकि इसने बोला है व्हाइट वॉशिंग के लिए सब्सटेंस यूज होता है CaO। भाई उस CaO का नाम क्या है, क्विकलाइन। और भाई उसमें वाटर मिला है तो उसके बाद उसका रिएक्शन बता दो। तो CaO प्लस H2O गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH वोल्टवाइज प्लस हीट, ठीक है ना। ये कौन सी कैटेगरी में है, ये कॉम्बिनेशन में भी है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मान लो आ जाए, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, तो तुम्हें बताना है इट इज कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है, नंबर 2, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 is double of the amount collected in the another। पता होगा तुम्हारे को इस बात का। तो अभी क्या एक गैस डबल क्यों थी, पहले तो डबल कौन सी थी, हाइड्रोजन। और डबल क्यों थी, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 है, इसीलिए हाइड्रोजन होगी डबल ऑक्सीजन। हो गया क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, टेक 3 आयरन नेल्स, इसने ना ये रिएक्शन करवाया जो मैंने तुम्हारे को बताया, कॉपर सल्फेट और फेरस वाला। कॉपर सल्फेट और फेरस वाला रिएक्शन इसने क्या करा, कॉपर सल्फेट में जो सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमेशा कैसा होता है, ब्लू। ध्यान देना इस एक्टिविटी में, कॉपर सल्फेट के में क्या डाल दी, आयरन नेल डाल दी। आयरन क्या है, फेरस, एंड वी नो दैट फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है ना। कोई डाउट ही नहीं है हमारे को रिएक्टिविटी टेबल आती है और हमें पता है बिल्कुल कि फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो हमारी अभी पता होगा अब आगे क्या हो जाएगा, इसके सल्फेट को क्या कर देगा, फेरस छीन लेगा। अब हमें इससे पहले एक बात का और पता है कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, सॉल्यूशन पानी मिला दे तो ग्रीन, वो फेरिक ऑक्साइड होता है बेटा, ब्राउन। फेरस सल्फेट जो हमने लिया था पहले एक्टिविटी डिकम्पोजिशन में, ग्रीन, कैसा होता है, ग्रीन। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। पहले कैसा था, ब्लू, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू। और जैसे ही हमने उसमें आयरन नील डाली, धीरे धीरे आयरन ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उस कॉपर के सल्फेट को छीनना स्टार्ट कर दिया, समझ गए। और कॉपर क्या होने लग गया, इन जो आयरन नील्स है ना, ये आयरन नील्स बिल्कुल चमक रही है, ये थोड़ी देर में ना ब्राउन ब्राउन सी दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इनके सरफेस पे कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके सल्फेट को तो छीन लेंगे और कॉपर बेचारा रह जाएगा अलग, क्योंकि कॉपर का कलर जो है ना वो थोड़ा थोड़ा कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है।
तो हाँ, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के, ठीक है। ये तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, बस साफ हो जाएगा ना। एक्टिविटी इतनी खास एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत आसानी से वैसे ही समझ में आ रही है। आयरन नेल्स क्या हो रहा है, और ये एक्टिविटी होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये एकदम से नहीं होती है। इस एक्टिविटी को जैसे इन आयरन नेल्स डाल दी ना, कुछ टाइम तक छोड़ते हैं, तब जाकर के ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होने लग जाता है। और ये सॉल्यूशन जो है ना, एकदम से ग्रीन में चेंज नहीं होता, स्लोली स्लोली ये है ना, ब्लू से कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। जब ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, फेरस सल्फेट। समझ में आई ये एक्टिविटी? बहुत ही आसान एक्टिविटी है, तुम आराम से इसको समझ लोगे, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं भाई। इससे अगली एक्टिविटी में देखो यही है, अभी तक तो कुछ और है नहीं। ये क्या है, आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। पहले क्या था हमारे पास, कॉपर सल्फेट था और फेरस था, उसके बाद क्या बन गया, फेरस बनने अलग निकल गया, कॉपर अलग निकल गया और फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है। In this reaction, iron has displaced or removed another element, copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. इसके आगे है ना कुछ और भी दे रखा है, देखो जिंक और कॉपर सल्फेट का भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है जिंक भी क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दिख रहा है ना। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। जिंक सल्फेट का कलर होता है कलरलेस। अब ये लेड और कॉपर क्लोराइड है, इनके कलर्स जो है ना, मैं तुम्हारे को है ना बिल्कुल लिख के बता दूंगा कल, ठीक है। और तुम अपने सारे के सारे जो ये सॉल्यूशंस के कलर है ना, ये इसी चैप्टर में अपनी बुक में ही, कॉपी में नहीं बुक में ही लिख लेना। जैसे कॉपर सल्फेट का ब्लू, फेरस सल्फेट का कैसा है, ग्रीन, ये तो हमारे को बार बार यूज होते रहेंगे, याद होते रहेंगे। इसी तरह से जैसे लेड क्लोराइड का कलर कैसा होता है, कॉपर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, ये सारे कलर तुम्हारे को ना लिख लेंगे, क्योंकि भूल जाएंगे बेटा, भूलने का हमारा काम है, तो बार बार भूलते रहेंगे। तो उस चीज़ को ना हम अपनी कॉपी बुक में ही लिख देंगे, तो जब भी हमारे को रिवाइज करना है तो फटाक से दिमाग में रिवाइज हो जाएगी। पर ये बात पक्की है कि हाई रिएक्टिव भी क्या करता है, लो रिएक्टिव के सॉल्ट को डिस्प्लेस करता है। अगर गलती से लो रिएक्टिव आ गया हाई रिएक्टिव के आगे तो कुछ नहीं होगा, समझ गए। अब यहाँ पर इससे अगले रिएक्शन में भी हमारे को पता है कि लेड मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो लेड भी क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, समझ गए। अब इससे अगला रिएक्शन आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा तुम्हारे को, थोड़ा सा मतलब ध्यान तो नहीं, मतलब जितना भी तुमने पढ़ा है ना, अगर उसी पे तुम थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, एक का ही आयन छीन लिया गया है तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, पर दोनों के दोनों, अब मेरे पास सल्फेट है और इसके पास है नाइट्रेट, ठीक है। तो अब हम क्या कर लें, सलाह मिला ले दोनों, भाई तू अपना नाइट्रेट बना दे दे और मेरा सल्फेट तू ले दे। तो हमने दोनों ने क्या कर लिया, अपने अपने आयन्स एक्सचेंज कर लिए। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम टू सेम है, व्हेन टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन्स, क्या कर लें, अपने अपने आयन्स को एक्सचेंज कर लें, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तुमने ध्यान दिया हो, वो जो येलो प्रेसिपिटेट बनने वाला रिएक्शन था, सबसे पहला एक्टिविटी डबल डिस्प्लेसमेंट की वही है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, पहले वही दो। लेड नाइट्रेट था हमारा, क्या था, लेड नाइट्रेट PbNO3 वोल्ट, ठीक है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड, और बना क्या था, PbI2 लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो इन तुमने ध्यान दिया हो, लेड के पास तो नाइट्रेट था और पोटेशियम के पास क्या था, आयोडीन। तो आयोडीन तो इसने लेड को दे दिया और इसका नाइट्रेट खुद ले लिया। तो इन दोनों ने अपने आयंस को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। आयन जब एक्सचेंज हो जाते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इन सभी रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, समझ गए। क्योंकि सभी रिएक्शंस में ज्यादातर में क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता ही होता है। जैसे अभी ये वाला रिएक्शन ही ले लो तुम, ये वाला है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, और इससे बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब क्या तुम इसमें से बता सकते हो तुम्हारा प्रेसिपिटेट कौन सा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में से प्रेसिपिटेट कौन सा है। इन
इन दोनों में से व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन सा है इनमें से? PaCl2 नहीं, उधर तो दोनों के दोनों सॉल्यूशन है। इधर एरो के साइन से इधर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना है BaSO4। क्यों है BaSO4? क्योंकि सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट नहीं है, हमें क्लियरली पता है। पानी में जैसे ही मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है, और वो तो एक्वस सॉल्यूशन है। क्लियर, बिल्कुल कंफर्म्ड, हमें पता है हमारे घर का नमक जो होता है वो तो वाटर सोल्यूबल होता है, और प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसोल्यूबल। तो NaCl तो सोल्यूबल है ही नहीं, तो दूसरा ही बच गया हमारे पास, कौन सा? बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट ही हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्मूला है। अब इससे अलग अगर हम आगे देखें, ये इसने इसी के बारे में बता हुआ है, बट कॉज दिस द व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 एंड बेरियम। ये दोनों का फॉर्मूला बन गया जैसे हम 9th क्लास में बनाते थे। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सॉल्यूशन। Such reaction in which there is an exchange of ions, देखो, such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called the double displacement reaction। और इसने एक्टिविटी 1.2 को भी यहाँ पर फिर से रिकॉल कर दिया है जो हमने अभी पढ़ी, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। और वहां पर कौन सा बना था? हाँ भाई, एक्टिविटी 1.2 में कौन सा प्रेसिपिटेट बना था? KNO3 पक्का? तू पढ़ना छोड़ गया बेटे, तू बताइए भाई कौन सा बना था? येलो। तो क्या था उस कंपाउंड का नाम? हाँ, PbI2, लेड आयोडाइड। येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना था लेड आयोडाइड, एक्टिविटी 1.2 में। अब पता मैंने तेरे से क्वेश्चन क्यों पूछा? यहाँ पर डाई जल रही है और तू उसकी घटी में पूछा है। आज के लिए है ना, मेरे ख्याल से बहुत हो गया, क्योंकि रिएक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इससे अगला कॉन्सेप्ट हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रह गया, जो एक लेक्चर का काम है बस। हाँ, तो अब तुम्हारे है ना 4 रिएक्शन हुए हैं, तुमने अभी तक ध्यान दिया हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। सबसे ज्यादा बड़ा यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जहाँ से 3 नंबर का एक क्वेश्चन तुम्हारे हर एक पेपर में मिलेगा तुम्हारे को। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तुम जितनी बार देख लो ना बेटा, उतना ही ज्यादा अच्छा है। ओके सर, समझ गए? अभी इससे अगले वाला कॉन्सेप्ट हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रह गया है, वो हम कल करेंगे। आज का हमारा लेक्चर यही खत्म हो गया।